चाहता तो कभी अपनी बेटी को घुमाने के लिए ले जाता था। लेकिन एक बार ऋतिक काव्या के साथ एक शॉपिंग मॉल में जाता है। इस शॉपिंग मॉल में एक बेहद खूबसूरत लड़की काम करती थी। ऋतिक उस लड़की को देखता है तो उस पर अपना दिल हार बैठता है और उसे पसंद करने लगता है। उस लड़की का नाम काजल था, जो कि इस शॉपिंग मॉल में एक मैनेजर के तौर पर अपनी जॉब करती थी। काजल भी जब ऋतिक को देखती है तो उसके पैसों और पावर को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। दोनों के बीच दोस्ती होती है और बातचीत शुरू हो जाती है और इनकी ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब ऋतिक को जब भी मौका मिलता तो वह काजल से मिलने के लिए चला जाता था, लेकिन काव्या को इस सब की कोई खबर ना थी कि उसका पति अब किसी और से प्यार करने लगा है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि प्यार को कितना ही छिपा लो, ये छुपता नहीं, एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। और काव्या को भी पता चल जाता है कि उसके पति का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। ये सब जानने के बाद काव्या बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और सोचती है कि मेरा पति आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, वह किसी और से प्यार करने का सोच भी कैसे सकते हैं। काव्या खुद को ही कोसने लगती है। कहती है कि मैंने अपने पति के कहने पर अपनी नौकरी को भी छोड़ दिया था, अब वह मेरी जिंदगी बर्बाद करके किसी और के साथ रंगरलियां मना रहा है। इन्हीं सब बातों के चलते आर्तिक और काव्या के बीच में दिन प्रतिदिन झगड़ा होता रहता है और एक दिन ऋतिक काव्या पर हाथ भी उठा देता है। उसे गुस्से में बहुत ज्यादा पीट देता है, जिस कारण काव्या अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती है। अपने घर पहुंचती है, अपने माँ बाप को आर्तिक की काली करतूतों के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सब बातें सुनकर काव्या के माता पिता भी बहुत ज्यादा हैरान परेशान रह जाते हैं। सोचते हैं कि लड़का एक पीसीएस अधिकारी है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ज्यादा कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। उसके पास बहुत पावर है। वह लोग मजबूर हो जाते हैं और काव्या अपने माता पिता के साथ ही घर पर रहने लगती है। ऐसे ही 4 साल और गुजर जाते हैं, लेकिन आर्तिक काव्या को लेने नहीं आता, ना उसकी कोई खैर खबर लेता है। अब काव्या कोर्ट का सहारा लेती है और अपने पति के ऊपर कई मामलों में केस दर्ज करा देती है। वह इंतजार में थी कि किसी न किसी बहाने तो आर्तिक उससे मिलने के लिए आए, उसे समझे और अपने साथ दोबारा घर ले जाए। लेकिन केस करने से भी कुछ हासिल नहीं होता। बड़ा अधिकारी होने के कारण उनका केस कोई पकड़ना नहीं चाहता था और काव्या हार मान लेती है और निराश होकर अपने घर लौट जाती है। अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए वह अपने घर से 2 किलोमीटर दूर एक स्कूल में बातचीत करती है पढ़ाने के लिए, और उसे एक टीचर के तौर पर नौकरी मिल जाती है। 000 की सैलरी से वह अपनी बेटी और अपना गुजारा करती है। माँ बाप भी उसको कुछ नहीं कहते थे। पापा पहले ही अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे, तो वह अपना खर्चा पेंशन से निकाल लेते थे। काव्या उस स्कूल में पढ़ाने जाने लगती है और सोचती रहती थी कि अगर मैंने अपनी नौकरी को ना छोड़ा होता तो आज मुझे ऐसे दर दर भटकना ना पड़ता। अगर मेरी नौकरी मेरे पास होती तो मैं अपना जीवन बड़े आराम से अपनी बेटी के साथ ही गुजार लेती। लेकिन अब मुझे तरह तरह की परेशानियां और जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, काव्या अपना हौसला नहीं छोड़ती है और कड़ी मेहनत से अपनी नौकरी को करती है, अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगती है। समय ऐसे ही गुजरता गया दोस्तों। जनवरी का महीना था। सन 2024 में आर्तिक के दोस्त की शादी थी और ऋतिक अपने दोस्त की शादी को अटेंड करने के लिए अपनी सरकारी गाड़ी से पहुंचता है। शादी में शामिल होने के बाद खाना वगैरह खाता है और वापस अपने घर जाने के लिए निकलने लगता है। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि यार ऋतिक, सर्दी के दिन है, सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है, इतनी रात को लौटना ठीक नहीं है, तू सुबह सवेरे घर चले जाना। दोस्तों, आर्तिक भी सोचता है कि यह ठीक ही कह रहा है। ऋतिक को भी शादी समारोह में बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया जा रहा था, क्योंकि वह एक सरकारी अधिकारी जो था। जल्दी जल्दी उसके लेटने के लिए बिस्तर तैयार किया जाता है। लेकिन आर्तिक कहता है कि मैं अब यहाँ रुक ही गया हूं तो आज रात सोऊंगा नहीं, कुर्सी पर बैठकर अपने दोस्त की शादी को देखूंगा। सामने मंडप सजा हुआ था, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और ऋतिक का दोस्त अब फेरे ले रहा था। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम दोनों पति पत्नी को 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहना है और सभी सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाना है। तभी सिंदूर होता है और दूल्हा अपने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर देता है। शादी का प्रोग्राम अपने रीति रिवाज के साथ चल रहा था।
और आर्थिक कुर्सी पर बैठे यह सारा कार्यक्रम अपनी आंखों से देखे जा रहा था और अब वह अपनी शादी को भी याद करने लगता है। ऋतिक को अब अपनी पत्नी काव्या की बहुत ज्यादा याद आने लगती है। ऋतिक की आंखें नम हो चुकी थीं, लेकिन आंसू नहीं निकल रहे थे। वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा रो रहा था। काव्या की याद में वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी अब किस हालत में होगी, मेरी छोटी बच्ची कैसी होगी, वो लोग कैसे अपना जीवन गुजार रहे होंगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने दोस्त की शादी को देखकर उसे अपने बीते लम्हों की याद आने लगती है और फिर वह अपने आप को रोने से रोक नहीं पाता। सभी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। तो कुछ लोग उससे पूछने की हिम्मत करते हैं कि सर आपको क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों रो रहे हो। तो कुछ लोग समझ जाते हैं, वह जानते थे कि इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती है और वह मुंह पर ही बोलने से नहीं कतराते हैं कि शायद इनको अपनी पत्नी की याद आ गई है, इसलिए यह आज फूट फूट कर रो रहे हैं। ये बात तो सच ही थी कि ऋतिक की पत्नी उसके साथ नहीं रहती थी और उसे याद करते हुए ही आज अपनी की गई गलतियों पर उसे रोना आ गया था। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह होते ही ऋतिक अपने ड्राइवर से कहता है कि आज मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, तुम गाड़ी को मेरी ससुराल ले चलो, मुझे अपने बीवी बच्चों से मिलना है। अब ड्राइवर गाड़ी को काव्या के गांव की तरफ लेकर जाने लगता है। जैसे ही गाड़ी काव्या के गांव के नजदीक आती है तो आर्तिक को काव्या सड़क पर ही अपनी बेटी के साथ पैदल जाते हुए दिखाई दे जाती है, क्योंकि काव्या रोजाना ही स्कूल पढ़ाने के लिए पैदल जाती थी और अपनी बेटी का एडमिशन भी इसी स्कूल में करा रखा था। स्कूल घर से सिर्फ 2 किमी दूर ही था, तो ऐसे ही आया जाया करती थी। आर्तिक काव्या को देख लेता है तो गाड़ी को साइड में लगवाता है और उतर काव्या के पास जाता है। अपनी बेटी को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी भी अपने पापा को पहचान लेती है, क्योंकि उसने अपने पापा को पहले भी अपनी मम्मी के फोन में फोटो देख रहा था। वह करीब 8 साल की हो चुकी थी तो जल्दी ही पहचान जाती है। लेकिन जैसे ही आर्तिक अपनी बेटी के हाथ को छूने की कोशिश करता है तो उसकी बेटी अपनी माँ के पीछे छिप जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसके डैडी अच्छे इंसान नहीं हैं। मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया था और मुझे भी पापा का प्यार ना दे सके, यह सब बातें उसकी माँ ने उसे समझाई हुई थीं। तो अब काव्या कहती है कि अपना रोने का ढोंग हमारे सामने मत रचो, यहाँ किस लिए आए हो। तो ऋतिक कहता है कि मुझे माफ कर दो काव्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। तो काव्या गुस्से में कहती है कि तुम्हें मेरी क्या जरूरत आन पड़ी है जो यहाँ चले आए हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, धन दौलत बंगला गाड़ी और एक प्यार करने वाली प्रेमिका भी मेरी क्या जरूरत है। 6 साल बाद तुम्हें आज यह बात पता चली है कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते हो, जो तुम मुझे लेने के लिए चले आए हो। आर्तिक चुपचाप खड़ा सभी बातें सुनता रहता है, लेकिन काव्या को कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर थोड़ी देर के बाद कहता है कि तुम मुझे कितना ही बुरा भला कह दो, लेकिन मैं आज तुम्हें यहां से अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तो काव्या कहती है कि तुम अपनी लाख कोशिश करने के बावजूद भी मुझे यहां से लेकर नहीं जा सकते। मैंने 4 साल तुम्हारा हर रोज इंतजार किया था, तुम्हें एक भी पल मेरी याद नहीं आई। मैंने जीवन को अपनी बेटी के साथ रहकर जीना सीख लिया है। हमें तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद से इस समाज में रहकर अपनी बेटी को पाल रही हूं, तुम्हें अब हमारे जीवन में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहां से जा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद ऋतिक वापस लौट जाता है। ऋतिक घर आकर बहुत ज्यादा दुख होता है और खुद को कोसता है, अपनी की गई गति पर पछतावा करता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर उसके पैसों को लेकर भाग गई थी। वह बिल्कुल अकेला रह जाता है। दोस्तों, काव्या ने अपने पति को नहीं अपनाया और खुद ही अपने जीवन में संघर्ष किया, अपनी बेटी और खुद के जीवन को निखारा। क्या काव्या का यह फैसला सही था या गलत? उसे अपने पति को माफ करके उसके साथ वापस लौटना चाहिए था या नहीं, जो उसने लास्ट में ऋतिक के साथ किया? क्या वह फैसला सही था या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट कवर के अशय बताएं। और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube ज़ीरो कहानी सुनाकर मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है, सावधान करना है। थैंक यू।